नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, कम समय रह गया है तो इसलिए पैनिक नहीं होना है। जो आपकी तैयारी है उसी को आप लोग बार-बार रिवाइज़ करिए और अब तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सोशल साइंस में तो सब पूछा ही जाएगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट जो 80 नंबर के पूछे जाएँगे उस पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। तो इसीलिए अब हम लोग सिर्फ 3 विषय को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अब डेली आप लोगों के सामने 3 जो सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिस सेट आती रहेगी। तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो के साथ और देखते रहिए बिल्कुल फास्ट करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस के भीतर एससी बोस और पंडित JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं एससी बोस। देखिए किस प्रकार से शॉर्ट नेम देता है, ठीक है। तो वो किए थे C अरदास और मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? 1923 ईस्वी में। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के प्रश्नों से और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि ये सारे प्रश्न और इसके एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये तो सभी को पता होगा, C.R. दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किए थे। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की वापसी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनाव जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद ये हुआ था। तो अगर इनसे जुड़ी घटनाएं पूछ लेता है कि किस कारणवश किया गया था, तो ये सारी घटनाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। स्वराज पार्टी का वर्ष 1930 में कांग्रेस में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। फिर ठीक, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अब तो खुशी की बात है, पहले जहां आप 4 मतलब जो सामाजिक विज्ञान था उसमें 4 विषय पढ़ रहे थे, अब तो पता चल गया एडमिट कार्ड के आने से ही कि सिर्फ 2 ही विषय की तैयारी करनी है। एक जो आपका मेन विषय होगा, जिस प्रकार से जैसे ग्रेजुएशन में आपका चाहे वो मेन विषय हो या सब्सिडरी में हिस्ट्री या ज्योग्राफी, एक तो ये रह गया। और दूसरा में आप कोई भी चुन सकते हैं, चाहे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 की ही तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? देखिए कितना अंदर से मतलब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वेद है जिसमें पहली बार पुनर्जन्म के बारे में व्याख्या मिलता है? तो वो है छंदोक्तय उपनिषद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? हमारा पहला हो गया। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ अच्छा मिलान करना है। देखिए यहाँ पर कुछ कानून और उनके वर्ष दिए गए हैं कि कौन सा नियम कब लागू किया गया था। तो सती प्रथा तक का तो सबको याद रहता है कि 1829-30 में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? तो विधवा जो पुनर्विवाह था, विवाह, वो हुआ था 1856 में। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह को लगा लीजिए 4th में। कन्या भ्रूण हत्या हुआ था 1843 में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। और दास प्रथा का उन्मूलन 1804 में। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको, क्योंकि इस बार आपको बहुत सारे याद रखने होंगे, मिलान करने के लिए ही प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है बोल रहा है? ठीक है, जहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, एग्जाम में भी आप लोग को ध्यान रखना होगा कि नहीं है बोला है तो वहाँ पर टिक आउट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो इनमें से देखिए, भारतीय प्राचीन इतिहास की एक घटना नहीं है, इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगति और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है चतुर्थ बौद्ध संगति। भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है, प्राचीन भारतीय इतिहास की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, प्राचीन भारतीय इतिहास की। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क होगा यहाँ पर, कनिष्क के राजकाल में 102 ईस्वी कश्मीर कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन सी बौद्ध संगति यानी बिहार में नहीं हुई थी? तो यही ये कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। और तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष का भी नाम याद रखना है, कौन है चौथी बौद्ध संगति के? तो अश्व घोष है। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। और इस बौद्ध संगति में हीनयान एवं महायान 2 क्या बने थे? तो 2 अलग संप्रदाय विभक्त होकर के बन गए थे, हीनयान और महायान नाम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक कौन सी थी? ठीक है, यह मूल रूप से डैश द्वारा शुरू किया गया था। जो राजस्व था, कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की जो 2 मुख्य प्रणाली थी, यह शुरू की गई थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर, शेरशाह, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो वो शुरू किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए, शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता व प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। उसने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से कैसी थी? तो रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है दूसरा। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? ठीक है, वो कौन था जो बादशाह के साथ कहाँ गया था? इंग्लैंड गया था। तो याद करिए कि अकबर ने किसको भेजा था? तो वो भेजे थे राजा राम मोहन राय को, ठीक है, पैरवी के लिए इंग्लैंड भेजे थे। तो इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया जाता है? बाबर के बारे में बोल रहा है, तो बाबर का कहाँ पर है मकबरा? तो वो है काबुल में। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न को 8वां प्रश्न है। 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लिए उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष बना था? तो हंटर आंसर हो जाएगा W हंटर, यानी विलियम हंटर के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? W हंटर थे। इसका आंसर हो गया 4th। स्वराज हम भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया था। स्वराज के ऐसे एडिट करे पड़ेगा। 9 प्रश्न है। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का क्या था? लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था। तो यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? तो कलकत्ता के सत्र में 1906 ईस्वी में। ये 3 बार कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। एक तो 1886 में ही बनते हैं कलकत्ता के सत्र अधिवेशन में, तीसरा 1906 में, और एक बार बनते हैं 1893 में, जो कि 9वां अधिवेशन था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो 3 बार ये अध्यक्ष बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? यानी जो माल जो लूटते थे उसका कितना था? 1/6वां हिस्सा रहता था। खराज, खम्स, जकात या फिर जजिया? तो वो होता था खम्स। खम्स क्या होता था? तो खम्स किसको कहा जाता था? तो लूट के माल को ये लोग खम्स कहते थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? किसने किया था? तो वो किया था मदन लाल ढींगरा ने। लाला हरदयाल, उधम सिंह या फिर रोशन सिंह? तो किसने किया था? तो वो किया था मदन लाल ढींगरा ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसकी व्याख्या देखिए कि मदन लाल ढींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वे इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे, जहां उन्हें विलियम्स हंट कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी क्या मिलता है? तो उसको गोली मार करके हत्या कर देते हैं। और गोली मारने के बाद कर्जन वाली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 को अभियोग चलाया गया। फलतः उन्हें क्या दे दी जाती है? तो फांसी दे दी जाती है। पहले तो फांसी ही सबसे सस्ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के रूप में प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था? ठीक है, क्या? निष्क। तो किसके रूप में? तो वो वैदिक काल में प्रयुक्त होता था विनिमय के रूप में। देखिए और भी पॉइंट याद कर लीजिए कि वैदिक काल में विनिमय के रूप में गाय, घोड़े एवं निष्क का प्रयोग होता था। निष्क संभवतः स्वर्ण आभूषण होता था या फिर सोने का ढेला। वैदिक काल में अभी नियमित सिक्के विकसित नहीं हुए थे, तो ढेला जैसा ही होता था, क्योंकि अभी क्या बोल रहा है कि नियमित रूप से सिक्के विकसित नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यहाँ इतना पॉइंट मिल गया। अगला प्रश्न है। C.R. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने डैश द्वारा के लिए कार्य किया। किसके लिए कार्य किया? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा, असंतुष्टों के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस के अपरिवर्तनवादियों से सहयोग, या फिर कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। तो देखिए यहाँ पर C.R. दास के बारे में बोल रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद जो प्रतिक्रियावादी दल थे वो क्या करते हैं? तो वो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाता है? पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कांग्रेस के 1916 के किस सत्र में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो किस अधिवेशन में पूछा है? तो वो लखनऊ का अधिवेशन था, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की क्या की गई थी? तो मांग को स्वीकार कर लिया गया था। किसके द्वारा? दूसरा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर शानी घोषित किया था? कौन सा शासक था जिसने स्वयं को क्या घोषित किया था? सिकंदर ए शानी घोषित किया। तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? किसने दिया था? सिलोन के जो बौद्ध राजा मेघवर्मन थे उनको क्या बनाने की? तो बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। तो वो दिया था समुद्रगुप्त। किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने दिया था। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर आंदोलन का शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सरभा को फांसी,
कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो देखिए गदर आंदोलन शुरू होने का सबसे प्रमुख कारण था कामामाटा गारू, जो कनाडा यात्रा पर निकली हुई थी, जो यात्रियों को लेकर जा रही थी और कनाडा में उनको प्रवेश नहीं मिलता है, उसी के उपलक्ष्य में ये क्या किया जाता है, तो आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है। ठीक है, नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन के लिए पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। अच्छा, शेरशाह को नहीं जाना जाता है, देखिए यहाँ पर नहीं है। नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली शुरू करने के लिए या फिर सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा, कि नहरों द्वारा सिंचाई का जो सर्वप्रथम प्रयास था वो किसने किया था, वो सभी जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर गलत बोल रहा है, शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था। ठीक है, वो कौन था, तो वो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, मुगल बादशाह को पुर्तगालियों से को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता थी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है नूरजहां को भारी रिश्वत। चौथा है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विलियम हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा तथा जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की क्या करता है, आज्ञा मांगता है। मतलब पुर्तगालियों के कुचक्र के कारण हॉकिंस को सफलता नहीं मिली। सितंबर 1612 ईस्वी में थॉमस वेस्ट एक छोटे से जहाजी बेड़े के साथ सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ देखता है कि पुर्तगाली चौकन्ने हो गए हैं और उन्होंने गोवा से एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा अंग्रेजी जहाज़ों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। पुर्तगाली जहाजी बेड़े ने 22 अक्टूबर 1612 को अंग्रेजी बेड़ों पर आक्रमण किया। इसी समुद्री युद्ध में जो सुआली के मुहाने पर लड़ा गया, अंग्रेजों की विजय हो जाती है और इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तथा सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित करने के लिए क्या होता है, तो उनको अनुमति मिल जाता है। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी व्याख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यंग बंग आंदोलन के पीछे प्रेरक कौन था, मधुसूदन दत्त, हेनरी विलियम डेरिजियो, कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष। तो यंग बंगाल आंदोलन के पीछे कौन थे, तो वो थे हेनरी विलियम डेरिजियो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल संस्कृत्यानंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्धावच अभी तक नहीं किया है गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के बारे में बोल रहा है कि इनका उच्चावच अभी तक नहीं किया गया है, इनके कारणों पर विचार करना है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। अब यहाँ पर कथन इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। केवल एक और दो, 1 3 या फिर 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों ये क्या है, सही कारण है। व्याख्या 22 की व्याख्या है कि सिंधु सभ्यता अध ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो अध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसीलिए इसे अध ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि अभी क्या है, तो भाव चित्रात्मक सिंधु है, यानी जिसको कि पिक्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की लिपि कैसी है, तो पिक्टोग्राफी है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाघ की गुफाएं, तो वो करती हैं गुप्त युग की। ठीक है, गुप्त युग के चित्रकला के प्रतिनिधित्व करती हैं। 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया था, तो किसको किया गया था, तो वो किया गया था काजी उल कजात को। किसके बाद, तो मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सबसे ऊंचा पद नियुक्त किया गया था काजी उल कजात। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी, तो वो तांबा। अब बढ़ते हैं भूगोल के प्रश्नों की तरफ और उसके बाद हम लोग राजनीति शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भूगोल के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट या फिर फिलीपींस प्लेट। तो वो उदाहरण है प्रशांत प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है। अच्छा, पर्यावरणीय जो निम्नीकरण है वो भारत के किस क्षेत्र में सबसे उच्चतम है, तो छोटनागपुर पठार में सबसे उच्चतम है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया। अगला, अच्छा इसकी व्याख्या देख लीजिए।
देखिए, क्योंकि व्याख्या में बहुत सारे पॉइंट निकल कर आ जाता है जो कि एग्जाम में मदद कर सकता है। गोंडवाना काल के भारी निक्षेपण उपस्थित होने के कारण छोटा नागपुर का पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। यह मुख्यतः झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग व रांची जिले में विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप याद कर लीजिएगा। महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। किस पठार की? तो छोटनागपुर के पठार की। यहाँ पर ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें अधिकतम पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ से ये भी प्राप्त हो गया, हमें पता चल गया। यहाँ मौजूद खनिज संसाधनों के अत्यधिक दोहन व उत्खनन के कारण पर्यावरणीयकरण क्या है? तो निम्नीकरण यानी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग को आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एशियाई देशों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा गुजरती है भारत, सऊदी अरब और श्रीलंका। तो श्रीलंका तो नीचे हो गया, तो यहाँ पर ये तो कट गया भैया। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से भी नहीं गुजरती है। सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। तो यहाँ से ये जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती है। अन्य देशों को भी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है और याद कर लीजिए। मान लीजिए इसकी जगह कोई और देश दे देगा। चलिए, 28 प्रश्न है। कर्क रेखा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री के कोण पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा बहामास, मैक्सिको, देखिए नाम ये सारी याद कर लीजिए। बहामास, मैक्सिको, मॉरिटानिया, माली, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, बर्मा और ताइवान से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इतने देशों से होकर के गुजरती है, तो इन सभी का नाम याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। 29 प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर सही बोल रहा है। ठीक है, मेटूर बांध कृष्णा नदी, कोयना कावेरी, प्रवर बांध गोदावरी नदी, नौरोरा बांध गंगा नदी। तो इनमें से सही पूछा है तो नौरोरा बांध जो है वो गंगा नदी पर ही है। बाकी मेटूर बांध कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है। कोयना बांध तो कोयना नदी पर ही है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, और प्रवर बांध जो है वो कहाँ पर है? तो ऊपरी प्रवर बांध ये भी महाराष्ट्र में है और प्रवर नदी पर है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा था। आगे बढ़ते हैं। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है और यह डैश द्वारा बताया गया है। तो ये बताया गया है वॉन थ्यूनेन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया कृषि भूमि प्रयोग मॉडल। ठीक है, एक आर्थिक मॉडल है, ये किसके द्वारा बताया गया? तो वॉन थ्यूनेन के द्वारा बताया गया है। अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपक्षय। अपने ही मतलब जगह पर क्या होने लगता है? जब चट्टान टूटने लगता है, कमजोर होकर के विघटित होने लगता है, तो उसको अपक्षय कहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र है, यह क्या कहलाता है? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अवरुद्ध वाताग्र या फिर स्थिर? तो वो कहलाता है उष्ण वाताग्र। क्या कहलाता है? उष्ण वाताग्र कहलाता है। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान डैश कहलाता है। तो वो कहलाता है नम बिंदु बस्ती। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। दो या दो से अधिक फसलें उगाना लेकिन उसकी अनिश्चित खेती की समय अवधि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी अंतर फसल। क्या कहलाएगी? अंतर फसल। यहाँ पर सीधे सीधे बोल ही दिया है कि दो या दो से अधिक फसलें उगाना लेकिन उसकी अनिश्चित खेती की समय अवधि की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अंतर फसल कहलाता है। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः डैश का अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री को। इसका आंसर हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी होती है? तो वो होती है 35%। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? तो उस महासागर का नाम था पैंथालासा। क्या था? पैंथालासा नाम था। देखिए, इसके विस्तार को जरूर देखिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेगनर ने 1920 के दशक में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, उन्होंने पाया वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर एक भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है। उन्होंने इसे साम्य रूपता स्थापना कहा। क्या कहा? साम्य रूपता स्थापना कहा है। किसको? भौगोलिक एकरूपता को। जो महाद्वीपों को मिलाकर के एक भौगोलिक एकरूपता बनी उसको साम्य रूपता स्थापना कहा। उनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल मंडल आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। इस बृहद महाद्वीप को उन्होंने पैंजिया नाम दिया। ठीक है, नाम पैंजिया दिया। इसके चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार था जिसे पैंथालासा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें महासागर ही पूछा था, जिसका विस्तार था क्या कहा जाता है? तो पैंथालासा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर महासागर ही बोला है ना, तो पैंथालासा कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा भी मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धूम कोहरा यानी धुआं कोहरा साथ में जो मिलेगा तो धूम कोहरा कहेंगे।
पूर्वी और पश्चिमी घाट डैश पर मिलते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। इधर से पूर्वी तट आता है, इधर से पश्चिमी, और यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी होता है, तो यहीं पर ये मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? ऊंची छोटी, तो डोडा बेटा। निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? तो काली पृथ्वी मृदा कहते हैं चेरनोजम को। किसको? चेरनोजम को कहते हैं। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र डैश के पास देखा जाता है? गुजरात तट के पास, सुंदरबन, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु। तो वो देखा जाता है गुजरात के तट के पास। सबसे अधिक जहाँ ज्वार क्षेत्र आता है वो कच्छ के पास ही आता है ना। इसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र कच्छ की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी के मध्य गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही बोला गया था। देखिए तो यहाँ पर भी कि उच्चतम ज्वार क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात के तट पर देखा जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में मिलते हैं पाइराइट्स, फेल्सपार और भी मिलते हैं, तो जिसको भी देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखिए राज्य के विभाजन के बाद प्रमुख जो खनिज था, जैसे कोयला, बक्साइट, क्वार्टरजाइट, अबरख, लौह और ताम्र अयस्क, ग्रेफाइट इत्यादि, ये सब कहाँ चला जाता है? झारखंड राज्य में चला जाता है। लेकिन फिर भी जो बिहार बसता है उसमें भी खनिज है, और कौन कौन से पाए जाते हैं खनिज? मूल्यवान खनिज उपलब्ध हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, पाइराइट्स हो गया, चीनी मिट्टी, क्वार्टर्स हो गया, फेल्सपार हो गया, सोना, स्लेट, सजावटी ग्रेनाइट तथा शोरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिहार देश में पाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए पाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार है। तो यहाँ से देखिए ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया दूसरा। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय वक्रांग सिद्धांत द्वारा डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था जर्कनेस के द्वारा। फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन डैश कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो मिस्ट्रल कहलाती है। जो प्रशांत के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर के भूमध्य सागर की ओर बहती है तो उसको मिस्ट्रल कहते हैं। प्रवाल भित्तियाँ डैश की बनी होती हैं? तो वो तो कोरल पॉलिप्स की बनी होती है, पॉलिप्स की। इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो वो है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान में। उत्तर पूर्वी और मध्य दक्षिण बिहार मैदान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। ऑप्शंस किस में दिया हुआ है? केवल तीसरे में दिया हुआ है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? ताप किस पर प्रभाव नहीं डालेगा? वायु प्रदूषण पर, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण पर? तो वो प्रभाव नहीं डालेगा ध्वनि प्रदूषण पर। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी होता है? पूर्वी तट में, यानी यही पूर्वी तट हो जाएगा ना, ये तो पश्चिमी तट हो गया हमारा। तो पूर्वी तट में पूछ रहा है, तो शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उत्तर पूर्वी मानसून, कोई नहीं। तो देखिए उत्तर और पूर्वी मानसून ही इसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा हो गया, वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। आंसर हो गया पहला हमारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है। किसमें की जाती है? निवल ऊर्जा, द्वितीयक उत्पादन, निवल भंडार, निवल प्राथमिक उत्पादन में। तो हानि घटाकर इंगित की जाती है निवल प्राथमिक उत्पादन में। तो ये हमारे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब चलिए पॉलिटी की देखते हैं, यानी सिविक्स के प्रश्नों को। गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर। एक देश जो गणतंत्र नहीं है वह लोकतांत्रिक भी नहीं है, ये सही है या गलत है? जिस राज्य का मुखिया चुना जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। ब्रिटेन में राजा रानी के प्रमुख होते हैं, तो देखिए ये तो बात सही है। यूएसए में राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, ये भी बात सही है। चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, और जिस राज्य का मुखिया चुना जाता है उसे गणतंत्र भी कहेंगे। लेकिन एक देश जो गणतंत्र नहीं है वो लोकतांत्रिक भी है, ऐसा नहीं है। तो यही कथन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? हाँ, तो देखिए विधान परिषद जो है वो बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 169 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो ये लोकसभा की सिफारिश पर इसे विघटित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? फांसीवाद के बारे में बोल रहा है। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास या फिर व्यक्तिवाद में विश्वास। तो ये तीनों तो फांसीवाद का था भैया विशेषता, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाद में विश्वास ये फांसीवाद की विशेषता नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है? तो देखिए भारत में दोहरी नागरिकता है नहीं, एक हरी है, तो यहीं पर ये गलत हो गया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, भारत और यूएसए में अब बस जाता है ये दोनों, तो यहाँ पर आ जाएगा स्विट्जरलैंड और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया चौथा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है।
अगला प्रश्न, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। मतलब उसको अवैध रूप से, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको क्या कर लिया गया है, तो हिरासत में उसको बंदी बना लिया गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वा वारंटो, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर उत्प्रेषण। तो इन पांचों की डेफिनेशन पिछली वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे बिल्कुल अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जिसको बिना वजह का बंदी करेंगे तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। इसका आंसर तीसरा हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वो संवैधानिक संशोधन में दोनों को क्या है, समान शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद जो है, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 229, 239, 259 या फिर 249। तो वो है अनुच्छेद 249 के तहत संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं भैया वित्तीय आपातकाल के दौरान, न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो सकता है, तथा उपरोक्त में से सभी। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, आपातकाल के दौरान ये सभी चीज़ें लागू की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सत्य हैं। भारत एकात्मक राज्य है, भारत संघीय राज्य है, भारत राज्यों का संघ है, भारत संघीय राज्य एकात्मक संघीय है। तो इसमें से देखिए, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ये भी बात सही है, और भारत संघीय राज्य एकात्मक संघी है। तो तीसरा और चौथा दोनों सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है दूसरा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1, 2 का मिलान करना है। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, तो पॉलिटिक्स से ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, रिपब्लिक। तो चलिए भैया, जिनका आपको याद है सबसे पहले लगा लीजिए। कौटिल्य का क्या हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। प्लेटो का क्या है, तो प्लेटो का रिपब्लिक है। अरस्तु का क्या है, पॉलिटिक्स है। और एक मिनट हाँ, हेराल्ड लॉस्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में दिया है, 2, 1, 4, 3, तो वो दिया है दूसरा में। आगे बढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। देखिए, किसके सदस्य को, तो यूपीएससी के सदस्यों को। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि हटाने की विवरण देता है, तो वो 317। इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। सूचित 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर फिर से सूची देखिए, अच्छा अनुसूची दिया है और एक तरफ उनसे जुड़े हुए तथ्यों को। 16 किससे है, तो 16 संवैधानिक उपचार, 32 संवैधानिक उपचार, 14 अस्पृश्यता, 17 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। तो इनका मिलान करना है। तो देखिए, 17 का तो सीधे हमारा हो गया तीसरा। ठीक है, अब 32 किसके लिए है, तो संवैधानिक उपचार के लिए है। अब बच जाता है कौन सा, अनुच्छेद 14। तो 14 तो कानून के समक्ष समानता हो गया, और 16 जो हो गया वो हमारा आ गया सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। तो इस तरह से हमारा हो गया फोर्थ, यानी 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 किस गुट में है, 4, 2, 1, 3 पहले वाले में है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश पर देता है, तो वो वित्त आयोग के सिफारिश पर। आंसर हो गया हमारा दूसरा। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अकेले सुप्रीम कोर्ट, अकेले उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग जो करता है भारत में वो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट करता है। इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 356, 352, 360 तथा 315। अब देखिए, 315 से लेकर के 325 तक जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बातें की गई है, जिसमें से कि 317 में यह विवरण है कि यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 356 किससे संबंधित है, 356 जो है हमारा वो राज्य आपातकाल से संबंधित है। तो ए का तो हमारा चौथा हो गया। 352 किससे संबंधित है, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 360 किससे है, तो द्वितीय आपातकाल से। और बच गया 315, तो वो है हमारा संघ लोक सेवा आयोग से। तो ए का क्या था, फोर्थ। फिर 352 का क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किसमें है ऑप्शन में, 4, 3, 2, 1 वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन डैश द्वारा किया जाता है, तो वो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। तो देखिए, लोकसभा को तो भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। 2, 3, 4 जिसमें दिया है वो आंसर हमारा सही हो जाता है कि ये सारे कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। राज्य की जिम्मेदारी के बारे में, ठीक है,
यहाँ पर राज्य के बारे में बोल रहा है, ना कि जनता के बारे में। तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। एंड लास्ट प्रश्न है इसमें हमारा कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। तो यही आ गया, शुरू में ही मिल गया हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है ही, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यवसाय को पालन करने के, ये सारे अनुच्छेद 19 में बताए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 80। तो आज फ्रेंड्स हम लोग बस ये 80 प्रश्नों को ही रहने देते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के 80 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में एसएसटी के 80 प्रश्नों के साथ, क्योंकि 80 प्रश्नों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, कम समय बहुत रह गया है।